मेडिकल मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ा, क्योंकि हम लोग जब 12th में थे तो ऐसी बातें करते थे, बायोलॉजी तो लड़कियों का है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, हम लोग तो थिंकर्स हैं। मुझे पुलिस में बोलते हैं लोग कि सर हम तो इतना पीटा करते थे। मतलब पीटा नहीं करते थे, मतलब इतना उनको धमकाया करते थे। बाइक पे प्राइड है कि दंतेवाड़ा में पुलिस में सुसाइड रेट्स इतने ज़्यादा हैं, सुसाइड और होमिसाइड में 10 साल में एक भी सुसाइड नहीं हुआ। जब किसी चीज़ से प्यार होता है, पहला प्यार पहला ही रहता है, दूसरा ही रहता है। दंतेवाड़ा में 6 वर्ष रहा हूँ, सिर्फ पहला प्यार है मेरा। मैं स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, आर्टिकुलेशन की अभी प्रॉब्लम है। एस फॉर संडे को मैं एस को एफ बोलता हूँ, तो काफ़ी सारे वर्ड्स लोग समझ नहीं पाते हैं। जब पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ तो पूरे भारतवर्ष में मेरे डबल डिजिट में रैंक आई और एम्स दिल्ली में मुझे एमडी मिला। पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई लेट पढ़ लेता है। मेहनत करने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। सही चीज़ आदमी को डंके की चोट पे करना चाहिए। जब असफलताएं आती हैं तो दोस्त बहुत कम होते हैं, सफलताओं में तो दोस्तों की भीड़ होती है। उगता सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, क्योंकि जो आदमी गुस्से को घूंट लेके पी ले वो भगवान शिव ही बन जाएंगे। काफ़ी लोगों को नंबर्स का फोबिया होता है, नंबर से डरना नहीं चाहिए। यदि आप नंबर से डरोगे तो नंबर भयावह होते चले जाएंगे। जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट है उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। यदि आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, उससे अच्छा है कि स्पष्ट हिंदी बोलें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सदी में 1-2 आते हैं, हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। तो संभव नहीं है कि सर हर क्लास में जाए। एक आध हम अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे और एक व्यक्ति अपने बायोलॉजी में करियर बनाता है, एज ए डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद एमडी करना, एमडी करने के बाद मेडिकल फील्ड में काम करते करते मन में क्या भाव उठते हैं और इसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करके आज देश सेवा में लग जाना। ये अपने आप में नॉर्मली तुम लोग आज सीएमए कर रहे हो, सीएमए कंप्लीट हो जाता है तो उसी को बहुत बड़ी चीज मानते हो, लेकिन एक जो मेडिकल फील्ड से एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, एम्स हॉस्पिटल से एमडी करने के बाद और सर्विस देने के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन करके और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में काम करना और प्रशासनिक रूप से पूरी व्यवस्था, और जब से भिलाई दुर्ग में आए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोगों को इस बात का अंदाजा है, एहसास भी है। और बाकी बातें मैंने चाहूंगा कि सर जब बोलना शुरू करते हैं तो एक अलग माहौल होता है और हम लोग बिल्कुल, मैं ये प्रॉमिस आज तुम लोग के सामने जो 60 बच्चे बैठे हो सर से लूंगा कि सर हम एक चाह रहे हैं कि पूरे बच्चों के साथ एक वर्कशॉप आपकी कराई जाए और वो सवेरे ही हम करेंगे ताकि आपकी व्यस्तता के बीच में बेहतर काम किया जा सके। तो ये प्रॉमिस मैं ले लिया हूँ, ठीक है। और तुम लोग कॉमर्स के, आज कॉमर्स बैठा हुआ है और साइंस किस तरीके से बहुत अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। तो सर ये बच्चे इनबॉर्न बेबी हैं, 12th के बच्चे हैं, 12th पास होकर के जस्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर मैं बोलूं, और सीएमए फाउंडेशन यानी सीएमए के प्रारंभिक दौर पे बच्चे हैं। जैसा सर बताते हैं, कॉमर्स की दुनिया में मुझे आज आने का मौका मिला है। जैसा सर ने बताया, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैथ देख के मुझे पुरानी यादें आ गई। मैथ्स का स्टूडेंट था मैं, मैथ से मुझे अलग प्यार था। ज़िंदगी में चीज़ें नदी की तरह ज़िंदगी है, रास्ता बदलते रहती है, आदमी उसको फॉलो करता है। 12th में मेरा मैथ्स भी था, बायोलॉजी भी था और मेरा आईआईटी में, एनआईटी में सिलेक्शन हुआ, इधर सीबीएसई पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। घर में सब इंजीनियर थे तो मन था कि कोई एक डॉक्टर बने, तो मैं मेडिकल में आ गया। मेडिकल मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ा, क्योंकि हम लोग जब 12th में थे तो ऐसी बातें करते थे, बायोलॉजी तो लड़कियों का है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, हम लोग तो थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। बच्चों में बहुत स्टीरियोटाइप्स होता है, प्रेजुडिसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेडिकल में गया, मुझे बायोलॉजी समझ नहीं आती थी, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। एक शब्द में पढ़ता, एक लाइन 5 बार ही पढ़ता तो याद नहीं होता था। मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखा कि यदि एडवर्सिटी आती है तो या तो आदमी टूट जाता है या आदमी स्ट्रांग हो जाता है। चूज हमें खुद करना है। कोई भी चीज़ कितना भी नया हो, नई चीज़ से कभी डरना नहीं चाहिए। लाइफ में डिफ़िकल्टीज आए तो उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। यदि हम मेहनत करें, अपने अंदर भरोसा रखें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मैं रात में 7-8 घंटे पढ़ता था, बाकी बच्चे 2-3 घंटे पढ़ते थे। एग्ज़ाम का मार्क्स आते थे तो मेरे 40 में 2, 3, 4, कभी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाता था। बाकी बच्चे 2 घंटे पढ़ते थे, उनके 30, 32। मेडिकल में मार्क्स कम ही आते हैं। काफ़ी डिप्रिशिएटिंग रहता है जब आप हॉस्टल में जाते हो, जैसे आप लोग 12th पास किए हो, उस टाइम आदमी का मेंटल स्ट्रेंथ भी उतना नहीं होता। हॉस्टल में रहता है, पीयर ग्रुप से आदमी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। यदि आप रिजल्ट ख़राब कर रहे हो, 10 आदमी आपको कुछ ना भी बोले तो लगता है मेरे बारे में बोल रहे हैं, कोई मार्क्स पूछ ले तो ख़राब लगता है।
फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया सारे सब्जेक्ट्स में, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, मेडिकल में फेल होने के बाद 6 महीने पीछे हो जाते हैं। जब डिफ़िकल्ट टाइम्स रहते हैं तो आदमी को अपने अंदर खुद झांकना होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, उसके बाद पेरेंट्स से आता है, जो भाई बहन है उनसे मिलता है, फिर दोस्तों क्लोज फ्रेंड्स हैं उससे आता है। लेकिन मोटिवेशन यदि आप बाहर ढूंढोगे तो हमेशा परेशान होगे। अपने अंदर झांको, अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढो, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमेशा टाइम धीरे धीरे करके मैंने एक लाइन पढ़ता था, उसको 2 बार लिखता था, 3 बार लिखता था, 4 बार लिखता था, फिर दूसरा लाइन लिखता था, फिर तीसरा लाइन लिखता था, फिर सोचता था। जो आदमी स्लो लर्न करता है वो ज़्यादा दिन तक लर्न करके रखता है, कोई कंसेप्ट से आदमी के स्ट्रॉन्ग रहते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, निगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखता। मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ तो पूरे भारतवर्ष में मेरे डबल डिजिट में रैंक आई और एम्स दिल्ली में मुझे एमडी मिला। ये बात जब एम्स का रिजल्ट आया तब लोगों ने बोला कि उसी साल 2005-06 में तो पेपर लीक काफ़ी हो रहा था पीएमटी का और पीजी का, तो लोग कहे रंजीत डॉन बेगूसराय के रहने वाले, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। लोगों ने कहा पेपर लीक हो गया होगा, ये बच्चा 4 साल सिंगल डिजिट मार्क्स लाया, ये अचानक कैसे डबल डिजिट रैंक ऑल इंडिया लेवल पे ला सकता है। ये 2006 की बात है, लोग बोलने वाले बोलेंगे ही, जो कमी निकालेंगे। 2012 में जब मैंने सिविल सर्विसेज देने का फैसला लिया तो मैंने अपना ऑप्शनल मेडिकल साइंस रखा, जो सबसे डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है, जहाँ पूरे 6 साल के सब्जेक्ट्स आते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल होता है रखना। 2005 का MBBS 2012 में मैंने दिया, मेडिकल साइंस के साथ दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ IPS में। तो आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ो कि वो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी काम आए। लाइफ में जब असफलताएँ आती हैं तो दोस्त बहुत कम होते हैं, सफलताओं में तो दोस्तों की भीड़ होती है, उगता सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। जब आप असफल हो, जब फेलियर के साथ गुजर रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे लिफ्ट करते हो, उसमें आदमी का जो इनर स्ट्रेंथ, आदमी की जो पर्सनैलिटी है वो सामने आती है। कभी भी आज के टाइम में जो हमारे टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, ऑर्कुट आया था 2003-04 में, उसके बाद फेसबुक आया, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो कम से कम रिजल्ट ये व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होते थे एक दूसरे। आजकल तो जैसे रिजल्ट आता है इमोजी आना शुरू हो जाता है, वो फेल हो गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब तरह के हम डिस्कशन करते हैं। मैं फॉर्चुनेट था, उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया हो ना हो, सोशलाइजेशन तो है ही है। जब भी आप ख़राब करो, ये मत सोचो लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का काम है सोचना, वो तो सोचेंगे। आप ये सोचो कि ये रिजल्ट आया, इसमें कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। डेली कम से कम आधा घंटा रात में दो कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। पहले एक डायरी राइटिंग एक चीज़ हुआ करती थी, जब से ये व्हाट्सएप और ये आ गया, मोबाइल आ गया, मैं डायरी राइटिंग छोड़ दी। कम हम डायरी राइटिंग ना भी करें तो कम से कम हर घंटे का एक करें कि मैंने 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया। तो आपको एक सेल्फ फीडबैक मिलेगा कि मैंने 24 घंटे में प्रोडक्टिव आवर्स कितने रहे मेरे, और उस प्रोडक्टिव आवर्स में कैसे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। बहुत ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके को हम समझें। एग्ज़ाम नॉलेज एक चीज़ है, एग्ज़ाम क्रैक करना एक चीज़ है। मैं ये नहीं बोलता जिनके नॉलेज है वो सारे एग्ज़ाम्स क्रैक ही करेंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पैटर्न नहीं समझेंगे, टेस्ट क्रिकेट अलग है, वनडे क्रिकेट अलग है, T20 अलग है। यदि हम पैटर्न नहीं समझेंगे, T20 को यदि हम टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलेंगे तो भी हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे प्लेयर हैं वो T20 में भी अच्छे होते हैं, वनडे में भी अच्छे होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। कभी पैटर्न को लेकर नहीं होना चाहिए। MCQ पैटर्न है तो तैयारी कैसी करनी, MCQ की अलग तैयारी है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो उसकी अलग तैयारी है, इंटरव्यू है तो उसकी अलग तैयारी है। यदि हम उस पैटर्न को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने टाइमिंग में करना है। कुछ एग्ज़ाम में फास्ट लिखना पड़ता है, कुछ में क्या होता है टाइम लिमिट की टेंशन नहीं रहती, एक ही ऐसे लिखना है 3 घंटे में लिखना है, कुछ जगह पे 4 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे में, सबका अलग है। यदि आप पैटर्न नहीं समझोगे, बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का हम मॉक टेस्ट दें, समझें, कभी हम भागें नहीं। काफ़ी लोग क्या सेल्फ फीडबैक से भागते हैं, अरे तैयारी पूरी हो जाएगी तब हम मॉक टेस्ट देंगे, तैयारी पूरी हो जाएगी तब हम मॉक। तैयारी कभी पूरी नहीं हुई। जिसमें टॉपर्स होते हैं वो लास्ट डे तक कभी आदमी अपने हिसाब से पूरा नहीं कर सकता। हर चीज़ की इंपॉर्टेंट है कि छोटा छोटा टॉपिक वाइज हम मॉक टेस्ट दें, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें।
प्रोस्पेक्टिव पढ़ें, बुक पढ़ें, फिर देखें कौन से क्वेश्चन आते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ें, कौन से क्वेश्चन आए, इसका आंसर बुक में कहाँ है। दोनों का इंपॉर्टेंट है। जब एमसीक्यू एग्जाम है तो एमसीक्यूज भी काफ़ी सॉल्व करें। हर एमसीक्यू में देखें कि ए ऑप्शन आंसर है तो बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, डी क्यों ऑप्शन दिया गया है। एग्जामिनर बी और सी और डी इसलिए दिया है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बी किस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी किस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी किस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इतने सारे 100 क्वेश्चन आए हैं, कट ऑफ यदि 80 मार्क्स है तो क्या मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूँ उसमें 80 क्वेश्चन बुक से पूछे गए भी हैं कि नहीं गए हैं। क्या एक बुक पढ़ने से हो जाएगा, क्या कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स के हमें एक बुक में आंसर लिखना है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में रिसोर्स बुक एक ही रखें, जो जो चीज़ें ऐड करनी है उसी में ऐड कर दें। दूसरों की नोट्स पढ़ने की आदत से बचें, क्योंकि दूसरे की हैंडराइटिंग और आपकी हैंडराइटिंग अलग होगी तो आपको उस हैंडराइटिंग को समझने में एग्जाम के टाइम रिवीजन स्पीड आपकी कम होगी। यदि आपकी हैंडराइटिंग में वो नोट्स है तो जिस नोट्स को आप दूसरे की हैंडराइटिंग वाले को आप 5 मिनट में पढ़ोगे, अपनी हैंडराइटिंग वाले को आप 3 मिनट में पढ़ लोगे। एंड में गेम रिवीजन का होता है, 2 साल की पढ़ाई, 2 महीने की पढ़ाई और लास्ट 2 दिन की पढ़ाई, तीनों का इंपॉर्टेंस है। हम बोले कि ना बोले, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो चीज़ रिसेंट मेमोरी में रहती है वो चीज़ हमें हमेशा काम आता है। जो मैथ्स है, मैथ और साइंस की, मैथ का और बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अलग है। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद बना के नहीं देखोगे, उसके जितने तरह के प्रॉब्लम्स को आप बनाओगे नहीं, वो केवल पढ़ के नहीं होता। बायोलॉजी पढ़ने की चीज़ होती है, मैथ्स जो है वो करने की चीज़ होती है। आप जितनी बार करोगे, बहुत लोग क्या है मैथ्स को देखता हूँ पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है कि ये ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको और किस तरह से मैं कर सकता हूँ। नंबर का भी एक निक होता है। काफ़ी लोगों को नंबर्स का फोबिया होता है। नंबर से डरना नहीं चाहिए। यदि आप नंबर से डरोगे तो नंबर भयावह होते चले जाएंगे। मेरा हमेशा मानना है कि बायोलॉजी मेहनत करके आदमी, इवन बायोलॉजी है, ह्यूमैनिटी है, आदमी यदि मेहनत करे तो कोई भी चीज़ समझ सकता है। लेकिन मैथ्स में एक निक बहुत ज़रूरी है। यदि वो चीज़ नहीं, आप देखोगे बहुत बच्चे जो मैथ्स में कमज़ोर रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग उनको फियर रहता है। बालिकाओं में मैथ्स को लेके थोड़ा ज़्यादा फियर रहता है। मैं क्योंकि सेक्सिस्ट रिमार्क्स नहीं देना चाहता, लेकिन दुनिया भर में देखा गया है कि लेफ़्ट ब्रेन जो है लड़कियों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। लेफ़्ट ब्रेन में थोड़ा सा उनको ये रहता है, क्योंकि इसीलिए आप देखोगे कैलकुलेशन से लड़कियाँ थोड़ा भागती हैं। यही कारण है कि IIT में आप देखिएगा कि लड़कियों की संख्या पहले से कम थी, बस शुरू से कम रही है ट्रेडिशनली। मेडिकल में आप देखिएगा बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में भी लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं। लेकिन इसका कहना ये नहीं है कोई पीछे रहता है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का, सब महिलाएं ही रही हैं। हमारी वो कैलकुलेशन क्वीन थी जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ, शकुंतला देवी, वो भी महिला थी। तो ऐसा नहीं बोलता कैलकुलेशन, लेकिन मैथ्स को करके देखें। मैथ्स के प्रॉब्लम डेली यदि बनाना है तो 8-10 प्रॉब्लम बना के देखें। कैलकुलेशन यदि आप इतना बनाओगे, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन वही रिपीट यदि सेम टू सेम होगा तो वो आंसर ही पता रहेगा। लेकिन आप रटिए मत। यदि मैथ्स को आप रटेंगे, कोई भी चीज़ को, जैसे इकोनॉमिक्स है, टर्म्स वाली चीज़ें हैं, टर्म्स को समझने का कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है आप कंटेम्पररी चीज़ों से, रेलेवेंट चीज़ों से आप ओरिएंटेड रहें। सभी लोगों को आदत छूट गई है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी आ गया है। कम से कम यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। GDP कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, दुनिया भर में कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं। रेलेवेंट जो कंटेम्पररी चीज़ें होती हैं, वो जिसकी नॉलेज यदि आदमी को, जैसे अभी PMLA एक्ट में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। काफ़ी चीज़ें जो रेलेवेंट चलती रहती हैं न्यूज़ में। जो आदमी नई चीज़ें जानता है, कंटेम्पररी चीज़ जानता है, तो एक कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर होता है। आप कितनी भी नॉलेज ले लो, डिग्री, 2 चीज़ें होती हैं। आप कहीं भी पर्सनैलिटी असेसमेंट में जाओगे, एक तरफ आपकी डिग्रीज रहती हैं जो बयान करती हैं आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स को, और दूसरा आप सामने रहते हो। जो सामने व्यक्ति है वो डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल है, सामने सामने बातचीत हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आप कैसे जेस्चर दे रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे परमिशन ले रहे हो, कैसे आई टू आई कांटेक्ट है, कैसे कॉन्फिडेंस है आपका, कैसे अपनी बातें आप बता पा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स में आप एलिटिस्ट लोगों से मिलते हो तो इंग्लिश का एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम माने ना माने, इंग्लिश इस देश में एलिटिज्म को शो करता है। मैंने UPSC का इंटरव्यू हिंदी माध्यम से दिया। मैंने जब पहला क्वेश्चन यही पूछा गया, आपने MBBS इंग्लिश में किया, आपने MD इंग्लिश में किया, आप इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन मैं हमेशा मानना है कि भाषा एक माध्यम है अपने
इमोशंस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। कोई भाषा छोटी नहीं होती। आप यूरोप में जाएंगे, लोग फ्रेंच बोलने में प्राइड फील करते हैं, रशियन बोलने में प्राइड फील करते हैं, चाइनीज़ प्राइड फील करते हैं। हमें अपने लैंग्वेज में प्राइड होना चाहिए, लेकिन कोई भी नई चीज़ को ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। आज के दिन में इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वैसे ही इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यदि आप जानते हैं तो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। लेकिन जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट है उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। यदि आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, उससे अच्छा है कि स्पष्ट हिंदी बोलें। आज इस देश की ये विडंबना है कि अच्छे हिंदी बोलने वालों की बहुत कमी है। आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज़ एंकर इतने मिलेंगे, हिंदी न्यूज़ एंकर आपको गिने चुने 1 2 3 उंगलियों पे मिलेंगे। भाषा अच्छी रखें, अभद्र भाषा डेवलप ना करें, वो भी एडिक्टिव है। काफ़ी इंटरव्यूअर्स ये भी चेक करते हैं कि आपका भाषा कैसी है। वो ये चेक करते हैं कि आप गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो। एंगर कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में जो एट्रिशन रेट इतने ज़्यादा हैं, कोई कंपनी नहीं चाहती हम ऐसे आदमी को रखें जो आते ही भाग जाए, आते ही लड़ाई झगड़ा करे। जो लड़ाई झगड़ा करेगा वो एक खुद भी नाराज़ होगा और 4-5 लोगों को और अपने साथ ले डूबेगा। तो एंगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, कि आपको गुस्सा आया तो कैसे आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, कैसे आप फाइट हो जा रहे हो। गुस्सा का ऐसा वेव होता है, ऐसे ऊपर चढ़ता है, आपने उस वेव को झेल दिया तो अपने आप नीचे उतर जाता है। कोई आदमी पूरे टाइम 24 घंटे इस लेवल का गुस्सा में नहीं रह सकता, और रहेगा तो मर ही जाएगा वो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपैशन और पेशेंस सीखें। ये आपको पर्सनल रिलेशन में भी बाद में मदद करेगा, ये आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जो आदमी गुस्से को घूंट लेके पी ले वो भगवान शिव ही बन जाएंगे। गुस्से को तो एक स्पॉन्ज की तरह हो कि कोई आपको कुछ बोले उसको आप कैसे सोख सकते हो। आप देखेंगे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हजार लाखों करोड़ों की कंपनी जिनकी होती है, मैं उनसे ही मिला हूँ, फॉर्चुनेट रहा हूँ, भगवान ने मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया है। उनके छोटे एम्प्लॉय जो नई इंटर्नी जाते हैं वो बोलते हैं फिर ऐसे होना चाहिए, आप लोग ऐसा करते हो, तो वो भी उस आइडियाज़ के लिए भी ओपन रहते हैं और रिस्पॉन्स नहीं करते। जबकि हमारे अंदर इतना ईगो आ जाता है कि हम तो इतने हेड हैं, हमें बच्चा कैसे एडवाइस दे सकता है। हमेशा अपने को ओपन टू लर्निंग होना चाहिए। और दुनिया भर में जितने रिसर्चर्स हुए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, सब 20, 30, 35, 40 साल के लोगों ने किया है। तो यदि मैं 50 की उम्र जब आएगी, जब मैं सोचूंगा कि ये मेरे से ज़्यादा कैसे जानता है, वही ज़्यादा जानेंगे, कि वही नया चीज़ सोच सकते हैं। जो न्यू आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो इसी उम्र में आती है। वो बुढ़ापे में 70-75 साल में किसी ने कोई नया रिसर्च नहीं किया। तो अपने को ओपन होना चाहिए उस चीज़ से। कभी अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस लेवल पे हूँ, ये छोटा है। लाइफ में छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। मैंने कहा लाइफ एक मैराथन है। आज जब हम पीछे देखेंगे 100-200 लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। लाइफ बहुत बड़ी रेस है। हमें हमेशा 2-3 अच्छे फ्रेंड्स रखो जिसके साथ चीज़ें शेयर करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव कंपटीशन है, अरे उसने तो रात में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया, वो तो मैं देखता था कॉलेज में लोग लाइट बंद करके छोटा सा बल्ब जला के पढ़ते थे, फिर दूसरे को लगे कि सोया हुआ है ये। हमें पॉजिटिव चीज़ों में कम्पीट करना चाहिए। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्या शर्म। हम गलत काम करने में हमें शर्म होनी चाहिए। हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, उसमें हमें शर्म होनी चाहिए। पढ़ने में कोई शर्म नहीं है। कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई लेट पढ़ लेता है। मेहनत करने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। सही चीज़ आदमी को डंके की चोट पे करना चाहिए। मेरे से कॉलेज में लोग बोलते थे, मुझे कॉलेज में लोग बोला करते थे, यार तुम 12 घंटे पढ़ते हो और 12 नंबर भी नहीं आते तुम्हारे। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर क्या डिजिट है। किसी को याद है क्लास 6 में उसके मैथ्स में कितने नंबर आए, क्लास 7 में उसको इंग्लिश में कितने आए, क्लास 8 में आपको सोशल साइंस में कितने आए? किसी को याद नहीं। नंबरों के पीछे पागल रहते थे। एक नंबर कम आ जाए तो हमें नींद नहीं आती थी। हम कभी कॉपी छिपाते थे, कभी नकल मारते थे, कभी एक दूसरे की लेकिन नंबर क्या है? वो तो एक डिजिट है, आएगा चला। सबसे बड़ा फीडबैक खुद के अंदर है कि हमने क्या इसमें और अच्छा हम कर सकते थे। 25 में 23 आया, तुम 24 क्या, ये 2 नंबर क्या बढ़ सकते थे? क्या ये पढ़ा हुआ आया? क्या मैं उसको लिख नहीं पाया? क्या वो सिली मिस्टेक्स हैं? क्योंकि यदि आप जब तक आप फीडबैक नहीं करोगे कि 4 नंबर कटा, इसमें सिली मिस्टेक कितने थे, आते हुए कितने गलत हुए,
आते हुए गलत हुए तो बिल्कुल क्राइम है। यदि ये ऐसा था जो बुक में था फिर भी मैं पढ़ा उसके बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, ये सेकंड लेवल पे हुआ। थर्ड लेवल का ये मेरे बुक में था ही नहीं। रेयर क्वेश्चंस आते हैं, उसके रेयर लोग आंसर देते हैं। कभी रेयर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सदी में 1-2 आते हैं। हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी आइंस्टाइन नहीं बन सकता। यदि उसके हम एक रेयर शॉट की प्रैक्टिस शुरू कर दें, जैसे उसने उस ऊंची बॉल को फिक्स मार दिया, तो वो हम करेंगे तो हम उसी बॉल को सोचते रह जाएंगे। हमें जो 99.99999% लोग जिस चीज़ पे परफॉर्म करते हैं, जो कि फिक्स पैटर्न है, हमें उसकी तैयारी करना चाहिए। हमें सैल्यूट करना चाहिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी लेते हैं दुनिया में, ऐसे नहीं है कि मतलब है बोलनी, मतलब कुछ लोग जीनियस होते हैं लेकिन वो रेयरली प्रोड्यूस होते हैं, सदी में होते हैं। वो एक आदमी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें। बहुत ज़रूरी है लाइफ में हम शॉर्टकट्स के पीछे ना जाएं। ये लाइफ में पहले हम लोग भी कहते थे, हमें भी पेरेंट्स कहते थे, हम भी कहते हैं यूथ शॉर्टकट्स की तरफ जाता है। यूथ को ऐसा नहीं है, वो ऐसा है मदर इन लॉ जैसे डॉटर इन लॉ को बोलती है, ये सब डॉटर इन लॉ ऐसे ही होती हैं। हमें ये देखना है कि शॉर्टकट्स से हमें बचना है। लाइफ में जो चीज़ जल्दी मिलती है वो सस्टेन्ड नहीं रहती है, जो मेहनत करके मिलता है वो सस्टेन्ड रहता है। कभी भी ऐसे काम ना करें कि लाइफ में रिग्रेट करना पड़े। कभी भी शॉर्टकट के लिए अपनी गरिमा, अपने सम्मान, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि शॉर्टकट्स क्या है, दलदल है। एक बार आदमी उसमें फंस जाता है तो कहीं निकल नहीं पाता है। और जो लोग शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं उसको समाज में, खुद में कोई सम्मान नहीं है। समाज उन्हीं को सम्मान करता है जो कड़ी मेहनत करके एक मकाम बनाते हैं, सोसाइटी के लिए एक आइडियल रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कितना भी खुद को ड्यूड समझ लें, हम टेढ़ा मेरा गाड़ी चला के हो सकता है 10 लोगों ने इमोजी दे दिया, वो इमोजी बस मौज के लिए ही है, वो कुछ मौज मिलना नहीं है उस इमोजी से। कल को जब आपकी गाड़ी गिरेगी, टांग टूट जाएगी, तो हंसने वाले लोग जो है ना, वो अपने व्हाट्सएप में आप पर्सनल मैसेज डालेंगे एक दूसरे को, देखो हीरो बनता था, गिर गया, उसकी टांग टूट गई, नंगड़ा रहा है वो। और हमारा समाज, दुनिया भर का समाज ऐसा है, हमारा नहीं, ह्यूमन बींग्स एक ही जैसे हैं, वो यहाँ रहें, वेस्ट में रहें। थोड़ा सा हम कंपैशन दिखाते हैं, बाद में झेलना उस व्यक्ति को खुद पड़ता है। सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सभी लोग हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। कानून आप ही लोगों के लिए है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी को करना चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। सुरक्षित रहोगे। आप देखो ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हो गया, बेचारे वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहे होंगे, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, वो वही जान चाहते हैं जो हमें लगता नहीं है। जब हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं, मेरा फ्रैक्चर हुआ है ना पैर में, जानता हूँ, 2 साल में बिस्तर पे था, तो वैसे ही फेल हो रहा था MBBS में, फिर टांग टूट गई। जब एक और चीज़ है लाइफ में, जब मुश्किलातें आती हैं ना तो सीरीज में आती हैं। एक गड़बड़ होगा, फिर दूसरा हो गया, परेशान हो तो एक दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, उससे रिकवर नहीं हो गए फिर तीसरा आ जाएगा। भगवान की जब परीक्षा की घड़ी होती है तो सीधा चलता है। लोग कहते हैं ना, अच्छा फॉर्म है तो जितना रन बनाना है बना लो, खराब फॉर्म आएगा तो बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि सब चीज़ दिमाग में है। आप कुछ दिनों बाद खुद पे ही सेल्फ डाउट करने लगते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फेलियर से बड़ा डीमोटिवेटर जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और सक्सेस से बड़ा टॉनिक कुछ भी नहीं है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का फेल है सक्सेस के सामने। एक समय था कि मैं 2 मिनट नहीं बोल पाता था मंच पे। मैं स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, आर्टिकुलेशन की अभी भी प्रॉब्लम है। एस फॉर संडे को मैं एस को एफ बोलता हूँ, तो काफ़ी सारे वर्ड्स लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं स्टेज में जैसे ही खड़ा होता था पैनिक होने लगता था, घबराहट शुरू हो जाती थी, कुछ बोल नहीं पाता था। और अब एक समय देखिए कि मंच मिलता है तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ जब तक आयोजक डायरेक्शन ना दिखाने लग जाए कि सर समय हो रहा है। तो बोलना एक कॉन्फिडेंस है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रीड करो, पढ़ो। पढ़ने की से अच्छी आदत कुछ नहीं है। लोग हॉबी बोलते हैं ना, कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो,
फ्रिक्शन पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, पढ़ने से अच्छी वोकेबलरी कुछ नहीं है। मुझे याद है मेरी पत्नी है, वो उनको इतनी इंग्लिश अच्छे कॉन्वेंट से पढ़ी है तो काफ़ी प्राइड है उसको अपने इंग्लिश को लेके। मैं तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो हम तो हिंदी वाले, मतलब इंग्लिश ही है लेकिन आधा इंग्लिश टाइप के लोग हैं। तो जब कैट का एग्ज़ाम हुआ, मैंने कैट भी दिया था, कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो 2010 में दिया था। तो इंग्लिश में मेरे 99.999 परसेंटाइल था, मतलब पूरे भारतवर्ष में दूसरा तीसरा रैंक इंग्लिश में होगा, जबकि मेरी ग्रामर मेरी 0 है। लेकिन मैं मतलब पढ़ता हूँ कि कौन सा एरर है, तो लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आता है तो टिक नहीं रहा है, ये ठीक नहीं है, ये होगा। कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड मेरी इतनी फास्ट है कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ 10 सेकंड में, हाँ यहाँ पे ये होगा। पहले क्वेश्चन, पहले एक बार 2 मिनट में पूरा पैसेज पढ़ लिया, तुरंत क्वेश्चन देखा, फिर एक बार पढ़ा कहाँ पे है, तुरंत ढूंढा, तुरंत कर लिया। कोई भी है, जब मैं इंग्लिश की डिक्शनरी थी, मैं उसमें एक एक वर्ड को रटा करता था, तो सारे वर्ड्स पहले इधर रीडिंग हैबिट डाल दी, तो क्या हुआ, दोनों तरफ से हुआ, उधर से भी याद किया, इधर वर्ड मिला तो हाँ वहाँ पे था डिक्शनरी में। तो वोकैबुलरी बहुत काम आती है। आप देखोगे सिनोनिम, एंटोनिम, आप एक तो आपकी रीडिंग हैबिट रहेगी तो आप वो वर्ड कहीं ना कहीं पढ़े ही हुए होगे, तुक्का ही मारोगे तो सही होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि इनका तुक्का बहुत बैठता है, तुक्का इसलिए बैठता है क्योंकि तो पढ़ा जा रहा है। नॉलेज गाइडेड तुक्का हमेशा अच्छा होता है अनगाइडेड तुक्के से। एक है जो दिमाग में सामने है, एक दिमाग के पीछे। माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ब्रेन आसान चीज़ है, उसको आप समझ सकते हो, माइंड को नहीं समझ सकते। माइंड में कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखते हो कभी नींद में आप रहते हो, गाड़ी चला रहे होते हो, अचानक 2 मिनट बाद याद आता है नींद में था, एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, वो सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे किताबें लिखी गई हैं। तो जितनी चीज़ें रीड करो और जितने डाइवर्स टॉपिक पे रीड करो, रीडिंग से अच्छी कोई हैबिट नहीं है दुनिया में। और आप पढ़ोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे, जो ज़िंदगी का ज्ञान है। और मेमोरायर पढ़ो बड़े बड़े लोगों का, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो बड़े बड़े लोगों का। जरूरी नहीं है वैसा अपने को बनना है, लेकिन क्या किया उन्होंने, बड़े लोग कुछ अलग थे, कुछ तो अलग किया होगा। कम से कम आपने 10 लोगों का पढ़ेंगे, पता होगा ये 10 लोगों ने ऐसे ऐसे किया, मैं ऐसे करूँगा। अपना हर आदमी अलग है, पढ़ो सबकी, करो अपनी। मेमोरायर पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी। जब हम स्कूल में थे तो हमें लगता था हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स है, तो जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो आर्ट्स में जाते हैं। जब यूपीएससी की तैयारी की तो मालूम चला कि कितना डेप्थ है आर्ट्स में, कॉमर्स। हमारे प्रेजुडिसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें नॉलेज कम होती है, हमें दूसरों के बारे में पता नहीं होता। जब इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, उस चीज़ को हम जानते हैं, तो प्रेजुडिस अपने आप टूट जाते हैं। दुनिया भर में हर चीज़ का रेलेवेंस है। कोई भी कोर्स इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसा होता तो यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए होते। हर चीज़ को पढ़ो तो समझने की कोशिश करो। एक क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है, जीएसटी आया, जीएसटी के पहले क्या था, जीएसटी के बाद क्या हो सकता है, दुनिया भर में क्या मॉडल्स हैं, कौन से सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या इसकी कमियां हैं, इसमें किन लोगों ने इनको बनाया, उनके बारे में पढ़ो। इंडिया, बाकी आसपास के कंट्रीज में कौन से रेजीम हैं, हर चीज़ को खुद परखो। आप मैं देखता हूँ जो लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, फर्जी मैसेजेस, अज्ञानता, वो ज़्यादा ज्ञानी लोग करते हैं, अज्ञानी लोग कम करते हैं। हमें लगता है हमें बड़ा ज्ञान है, जो मिला तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। वो आदत से ही बचें, हर चीज़ को परखें, क्योंकि आप फॉरवर्ड करो, दूसरा आदमी सोचेगा इनके द्वारा भेजा गया है, मतलब इनके द्वारा उसको कंफर्म किया गया है, तो कल को बदनामी आपकी होगी। हमें पढ़े हुए हैं तो पढ़ा हुआ दिखना भी चाहिए। अभी 2 जो साइबर फ्रॉड हुए हैं दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा ही बोल रहा हूँ, 6 साल रहा हूँ दुर्ग में। जब किसी चीज़ से प्यार होता है, पहला प्यार पहला ही रहता है, दूसरा दूसरा ही रहता है। दंतेवाड़ा में 6 वर्ष रहा हूँ, इसलिए पहला प्यार है मेरा। तो सर मैं बहुत आपका, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ बीच में, इतनी डिमांड है वहाँ। ये 14 बच्चे सीएमए फाइनल कर रहे हैं, और सीएमए फाइनल करने के विदिन अ मंथ ये बच्चे पूरे जॉब में चले जाते हैं। तो इनके तरफ से बात आई, अभी उधर 60, 65, 70 बच्चे बैठे हैं, बस उनके पास 5 मिनट आपको जस्ट इसी बिल्डिंग के ऊपर चलना रहेगा। 5 मिनट उनके साथ आप रह लेंगे। हाँ, तो ये बस, और कुछ क्वेश्चन
बच्चों की तरफ से मेरे पास आए हैं तो मैं आपके साथ बिल्कुल जरूर वो पूछूंगा वो पूरे प्रश्न। ठीक, नहीं मान ही जाएंगे, आएंगे बाद में आएंगे, अब बैठ जाओ ओके बस। जहाँ हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम की, बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए समझें कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं सब अनपढ़ लोग हैं, और जितने फ्रॉड जिनके साथ हो रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। 2 अभी दुर्ग में हुए पिछले 1 हफ्ते में, दोनों एमटेक हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, एक एमटेक करके बीएसपी में काम कर रहे हैं। दोनों के 2-2 लाख रुपए साफ हो गए। कभी भी पैनिक ना हो। लाइफ में 2 चीज़ें बहुत, ग्रीड और फियर, ये दोनों गड़बड़ हैं। फ्रॉडस्टर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मैं साइबर फ्रॉड की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। सभी बच्चों को मैं बताऊंगा, एक अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखें। एक ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर टाइपिंग आ गया है, वो अच्छी बात है, लेकिन हैंडराइटिंग आपके फेस की तरह है। जैसा आपका फेस है, जब आप कहीं किसी को, आप इंटरव्यू में जाते हैं, 2 लाइन का नोट भी लिख के भेजते हैं ना, सर मैं आ रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, अपनी हैंडराइटिंग में, तो हैंडराइटिंग बहुत काउंट करता है। अच्छी हैंडराइटिंग दिखाता है आपके डिसिप्लिन को। तो जिनकी हैंडराइटिंग कितनी भी कैसी भी है, उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें। 30 है, 100 के स्केल में किसी हैंडराइटिंग 30 है, 35 करें, 40 है तो 45 करें, 60 है तो 65 करें। होता क्या, एज के साथ तो ख़राब होती चली जाती है। जिसका 40 है उसका 35 वाला 30 वाला 25। तो डिक्रीमेंटल ना दें उसको, इंक्रीमेंटल रेस्पॉन्स दें। कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, अपनी वेशभूषा सौम्य रखें। आप देखते हैं सौम्य वेशभूषा हमेशा एक आई कैचिंग भी रहता है, और कभी आपको निगेटिव नहीं लेके जाएगा। यदि पॉजिटिव ना भी लेके जाए तो निगेटिव आपका नहीं करेगा। आप जब बैठते हो कभी इंटरव्यू के बाहर, वहाँ भी सीसीटीवी लगे रहते हैं। जो बड़े बड़े जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो नज़र देखते हैं कि जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब आपका बिहेवियर कैसा है। आप बड़े बड़ी कंपनीज में जाओगे, मैंने देखा है, हम तो इंटरव्यू लेते भी थे, जो वो बिहेवियर, क्योंकि वो क्या है, आपका बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर है। बहुत लोग वहाँ जाते हैं, अपना पैर लेके टेबल पर डाल दिए, कोई चाय पिया ऐसे कप फेंक दिया, कोई वहीं पे रिवीजन करने लग गया। अरे इंटरव्यू की आप 10 मिनट में क्या रिवीजन कर लोगे जब आपने इतने सालों किया है। वहाँ पेशेंटली बैठें, आराम से एक अच्छे जेस्चर में रहें। मैं देखता हूँ वहीं पे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर देते हैं। अरे मैं तो एग्जामिनर की मार ली, मैंने ये कर लिया। नहीं, ये फैक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं आउट ऑफ ब्लू बोल रहा हूँ। मैंने सुना है लोगों को बोलते हैं। अच्छा एग्जामिनर अंदर है, सीसीटीवी से देख रहा है, बेचारे पे क्या बीती होगी सोचो आप। और वो ये सोच रहा होगा कि अभी तो इतनी बजा रहा है, मेरी कंपनी में आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। हमेशा मॉडेस्ट रहें। मॉडेस्टी ऐसा है, हमेशा पे कर। देखिए कोई आपका रैंक छीन नहीं सकता। मैं एसपी हूँ तो एसपी ही रहूँगा। अरे मैं अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं डीएसपी नहीं बन जाऊँगा, मैं इंस्पेक्टर नहीं बन जाऊँगा। मॉडेस्टी जो है वो इतनी बड़ी वर्च्यू है। दूसरा, हर व्यक्ति के डिग्निटी का ख्याल रखें जब आप बाहर जाते हैं। आप, क्योंकि क्या है, इंडिया का कल्चर अलग है। हम वो चाय पीने वाले, चाय बना के ला रहा है उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं करते, हम कोई सफाई कर रहा है उसका रेस्पेक्ट नहीं करते। आप बाहर जाके देखेंगे वहाँ हर आदमी की रेस्पेक्ट है, हर आदमी की डिग्निटी है। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा वो चाय बनाने वाला। वहाँ पे यदि आप लोगों की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखोगे तो आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। बात सर्वाइवल की नहीं है, हमें हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का ख्याल रखना ही चाहिए। अपने अंदर एम्पैथी जनरेट करें। एम्पैथी बहुत बड़ी वर्च्यू है, कि सोचना कि दूसरे ने ऐसा क्यों किया, उसके शूज में अपने आप को रख के, यदि वो नाराज़ हो रहा है तो क्यों नाराज़ हो रहा होगा। यदि आप एम्पैथी रखोगे तो आपका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। यदि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सोच पाओगे कि हाँ भाई उसकी पत्नी से लड़ाई चल रहा है इसीलिए वो इतना चिड़चिड़ा रह रहा है, तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा उस पर, तो सिंपैथी आएगी। अरे यार बेचारे उसकी पत्नी जड़ी लड़की है। मैं सही बता रहा हूँ। यदि आप एम्पैथी रखना सीख लोगे, यदि आपका बॉस नाराज़ है, अरे यार वो बॉस का वो ऑनलाइन मीटिंग में वो 10 लाख हार गए इसीलिए वो चिड़चिड़ा है। एम्पैथी वर्च्यू है। यदि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव में रख के, और सबसे ज़्यादा है कि यदि आप दुखी रहते हो, उदास रहते हो, चिड़चिड़ा रहते हो, गुस्सा रहते हो, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? आपको, क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर बिगड़ जाएंगे। दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, वो सब बिगड़ गए।
टॉप फ्लोर में गड़बड़ हो गई तो बाकी सब फ्लोर बेकार हैं। कंट्रोल सेंटर यहीं पे है अपना, कंट्रोल रूम। खुश रहें। खुश रहना, जो लोग हंसमुख रहते हैं ना, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है। देखिए, परेशानी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको परेशानी नहीं है। वो दिखा रहा है, सब आदमी, आधे लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन वो हंसना भी एक वर्च्यू है। खुशी में हंसना तो अलग बात है, दुखी में भी आदमी हंसता रहे तो वो एक वर्च्यू है। अब ऐसा नहीं है मैं आया हूँ, मेरे पास इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, कुछ काम के भी फ़ोन होंगे, ठीक है, वो कोई क्या हो जाएगा। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी आज तक। जो काम कर रहे हैं, मेरा हमेशा मानना है, जो काम करो पूरी शिद्दत से करो। अब यहाँ भाषण दे रहा हूँ, ध्यान मेरा यहाँ है, कोई आ जाए फ़ोन, मैं जब भी आता हूँ डाला उसको वाइब्रेटर पे, फिर बातचीत शुरू करता हूँ। कारण क्या है कि फोकस आपका, कुछ लोग क्या करते हैं, जब टीवी देख रहे हैं तब पढ़ाई का, अरे यार पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई, पढ़ाई के टाइम आएगी तो टीवी का सोचेंगे सीरियल में क्या हुआ। अब हमेशा वो चीज़ देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी एपिसोड्स ना देखो जो इमोशनली हो, इमोशनल चीज़ें जिस दिखाती हो, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे पढ़ाई से पहले क्रिकेट मैच देख रहे हो, अब इंडिया जीत गया, अरे यार कोहली ने क्या शॉट मारा, रोहित शर्मा ने क्या हुआ वाला सिक्स क्या मारा, वो सोचते रहोगे। हार गया, अरे यार रन आउट हो गया, उसको इसको बॉलिंग देनी, हर आदमी एक्सपर्ट है इंडिया में, अरे यार उसको बॉलिंग दिए होते तो वो ऐसा कर देता, वो होता तो ऐसा हो जाता। ऐसी चीज़ें ना देखें जो इमोशनली, आपने कोई ह्यूमर का कॉमेडी शो देख लिया, उसमें किसको मतलब है, हंसे भूल गए। तो जब आप नॉर्मल टाइम में आप हर तरह की चीज़ें करो, एग्ज़ाम के टाइम में ऐसी चीज़ें मत करो जो इमोशनली लैडन हो, इमोशनली आपको परेशान करने वाला हो, क्योंकि आदमी इमोशनल एनिमल है। हम अलग नहीं कर सकते खुद को, कितना भी हम हो, कितने बड़े बड़े भी भाषण देना एक चीज़ है, अपने ऊपर आती है तो हर आदमी आदमी ही है। यदि हम ऐसी चीज़ें, अब मालूम है पत्नी से लड़ना है तो सुबह लड़ लो आराम से, ऑफिस मतलब टाइम देखिए, पढ़ना है मुझे, मैं आधी रात में पढ़ता हूँ और 10 बजे लड़ता हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद 2 बजे लड़ता हूँ, उस टाइम सोई रहती है, वो नींद में क्या लड़ेगी मेरे से, सोई। अरे आपको करना भी है तो टाइमिंग देखना है। मैं तैयारी कर रहा था 2012 में, मेरा 29 एज हो गया था, 1 साल बचा था जनरल में अटेम्प्ट मेरा। प्रीलिम्स दिया मैंने, पत्नी के साथ में शिमला चला गया तैयारी करने। घर वाले बोले लोग शिमला से आते हैं दिल्ली तैयारी करें, तुम शिमला चले गए तैयारी करने के लिए। 4 दिन पढ़ता है, 3 दिन हम लोग घूमते थे। लोग बोले तैयारी करने गए, घूमते फिरने गए हो। देखो, जितना टाइम दो पूरी एनर्जी के साथ दो। अब आप घूम रहे हो तो घूमो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन घूम रहे हो तो ऐसा काम मत करो जो आपको सोचना पड़े आके फिर 3 दिन। काम ऐसा करो जिसमें कोई टेंशन नहीं है। सामान खरीदा, ठीक, ज़्यादा में खरीद लिया, उसमें भी खुश, कम में खरीदा उसमें भी खुश, खुशी ढूंढो। परेशान होने वाली चीज़ में, आपको पता है घर बात करोगे मम्मी नाराज़ होगी, पत्नी मदर, अब नए हो आप लोग अभी, तो बात ही नहीं करना घर में, 1 हफ्ते में 1 बार नाराज़ होंगे तो एग्जाम के बाद देख लेंगे। बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इमोशनल टर्मोइल में मत रखो तैयारी के टाइम में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, सब नए बच्चे हो आप लोग, रिलेशनशिप्स की अपनी उम्र होती है। एक बार करियर बनाओ, करियर को प्राइवेसी रखो। मैं तो खुद भी पैर तुड़वा चुका हूँ, मुझे मालूम है कि ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल क्रिएट करते हैं। ये फैक्ट है, कोई बोल दे, कोई 10 दिन में रिकवर कर जाता है, कोई 1 महीने में रिकवर कर, नॉर्मल टाइम लगता है 3 महीने रिकवरी में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं मतलब, तो 3 महीने बहुत वाइटल है। यदि एग्जाम उस 3 महीने में आ गया तो क्या होगा। मैंने शार्पेस्ट ऑफ ब्रेन्स को इंडिया में देखा है। भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं, भाई मेरा आईटी में था, मैं खुद एम्स का पास आउट हूँ, कैट दिया मैंने, काफ़ी IIM फ्रेंड्स हैं मेरे, IIT दिल्ली बगल में था, काउंसलर था IIT दिल्ली का। तो मैंने, वैसा नहीं बाकी लोग ब्रेन नहीं है, मैं क्योंकि उनसे मैं मिला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलर था मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेजेस हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स के, साइंस के, दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स है सब। जो जितना शार्प है, जो जितना क्रिएटिव आदमी है, वो उतना ज़्यादा इमोशनली लेबाइल होता है, और उसको इमोशनल अपसेट वो और ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ जो क्रिएटिव लोग हैं, इस टाइम करियर बिल्डिंग में आप लोग ध्यान दें।
एक बार करियर बना लें, उसके बाद इस रिलेशनशिप की दुनिया में घुसें, क्योंकि इंडिया में हम माने ना माने करियर जो है वो रिलेशनशिप के प्रोपोर्शनल है। करियर ऊपर गया आपका रिलेशनशिप ऊपर जाएगा, करियर नीचे गया, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में हर आदमी को चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है, वो इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको बाद में आप समझोगे उस चीज़ को। तो केवल पढ़ाई में मन लगाएं इस टाइम, हर हाल में एडिक्शन से दूर रहें। हमें एक्सपेरिमेंटेशन की आदत होती है, अरे यार वो देख रहा है कैनबिस कैसा है, टोबैको कैसा है, अल्कोहल कैसा है, वो गेटवे ड्रग्स है। एक बार आप वहाँ जाओगे तो फिर बढ़ता चला जाएगा। इस टाइम आप फोकस, 1 पॉइंट फोकस अपने करियर के लिए सोचो, जो भी आप करियर बनाना चाहते हो। जो आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स का करियर है। ये समय लौट के कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इस तरह बैठते हो टेबल चेयर पे, स्कूल वाली फीलिंग रहती है, तब आप पढ़ पाते हो। जब एक बार आप बाहर की दुनिया में चले जाते हो तो फिर पढ़ना भी खुद को ख़राब लगता है। चीज़ें नहीं आती हैं तो शर्म आती है बोलने में, मुझे नहीं आता, मैं आधा पाधा बना के मुझे सब आता है। हमें जूनियर्स आ जाते हैं आपके, उनके सामने कैसे बोलोगे मैं बिना पढ़े निकल गया हूँ। उनको फिर फंडे देना शुरू करोगे, अरे लाइफ प्रैक्टिकल में अलग चीज़ है, उसमें लाइनिंग से होता है, कनेक्शन से होता है, इससे होता है, उससे होता है। जो आदमी कमी है आदमी उसको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन बताता हूँ, हार्ड स्किल जो है, नॉलेज, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। कितने आपने देखिए इतने सारे बुक छपते हैं, जो बुक अच्छी होती है वही सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वो ये नहीं कि बुक दुकान वाले से उसकी जान पहचान है वो अपनी बुक बिकवा देगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो कोई भी प्रोफेशनल स्किल हो, वो मैंने डॉक्टरी देखी, मैंने लॉ देखा, मैंने सीएस देखे, जितने आप टॉप सीएस इंडिया में होंगे आप देख लेना, उनको अब 5-10 लोग खड़ा कर देना, मैं बता दूंगा ये 5 लोग टॉप में होंगे। 10 को आप, वो कारण क्या है, वो रिफ्लेक्ट करता है उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी बातों में, उनकी नॉलेज में, उनके एक्सपर्टाइज में, उनके एक्सपीरियंस में। तो कभी भी नॉलेज से ना भागें। सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने। कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात दूसरे तक रखना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स। इतने सारे आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा स्किल है। लोग मुझे बोलते हैं अरे एसपी साहब बैठाते हो 2 लोग को तुरंत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, हम तो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। नेगोशिएशन बहुत बड़ी स्किल है। मुझे पुलिस में बोलते हैं लोग कि सर हम तो इतना पीटा करते थे, पीटा नहीं करते थे, तो इतना धमकाया करते थे, धमकाया करते थे, तो वो कुछ नहीं बोलता था। आपके सामने खड़ा होता है, वो पूरी कहानी सुनाता है। आप तो आपके बोली में वो जादू है जो हमारे लाठी में नहीं है। हमेशा याद रखें, लाठी पे जबान हमेशा हावी हुई है। जब भी जो बोली में जो जादू है, जो इन्फ्लुएंस है, जो लोग जमा होते हैं। आप देखते हो आज़ादी का समय था, महात्मा गांधी कुछ बोला करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में लाखों लोग अपने पैसे से आया करते थे। जब किसी का कनेक्ट नहीं होता उनको पैसा देके बुलाना पड़ता है लोगों को। तो मैं बोलना नहीं चाहता, भाषा बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट। आज के टाइम में इंट्रोगेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, एक आदमी को समझने की ताकत हो। जो आदमी को समझ पाए उसकी मैनेजमेंट में बहुत कद्र है, क्योंकि कोई दिल की बात आपको बता पाएगा तभी तो उसको आप सोल्यूशन दे पाओगे। कोई आपके पास आएगा अपनी बात ही आधी पारी बताएगा आपको, तो उस पर आप कैसे डिसीजन लोगे। तो सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो दिमाग, माइंड से माइंड को कनेक्ट करते हैं और हार्ट से हार्ट को कनेक्ट करते हैं। ये स्किल बहुत जरूरी है। ये सॉफ्ट स्किल्स ऐसे हैं जो अक्रॉस द प्रोफेशन काम आते हैं। हेल्प सीकिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप जाओ, जाके मदद मांगो। मदद मांगोगे तभी तो मदद मिलेगी। हर आदमी थोड़ी समझेगा कि ये आदमी डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस में कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है। आप देख रहे हो इतने सारे आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, कारण क्या है? पेशेंस नहीं है हमें,
फेलियर को सहने की ताकत नहीं है हमें, नेगेटिव कमेंट्स झेलने की हमें ताकत नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना ये भी एक स्किल है। मुझे पता है मैं क्या हूं, मैं इनकी बात से क्यों परेशान हूं। लाइफ में जब भी आप कुछ करोगे एक व्यू होगा, एक उसका काउंटर व्यू होगा। जब लोगों ने महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज कर लिया तो आप क्या चीज हो। लोगों ने जब भगवान राम को क्रिटिसाइज कर लिया, सीता जी को अग्नि के ऊपर जाना पड़ा, पुरुषोत्तम राम थे, भगवान राम थे, तो हम तो एक आदमी हैं। तो समझे उस चीज को, कभी दुनिया की बातों से परेशान ना हो। जिसमें जो कमी है उसको बोलेंगे, जो गंजा है उसको बोलेंगे अरे गंजा है, जिसके बाल ज़्यादा हैं अरे सबके यहाँ पे बाल आ गए, कोई ठीक ना होगा अरे ठीक नहीं है, कोई लंबा है अरे तो लंबू है, कोई गोरा है अरे तो बहुत कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराती होगी, कोई कम रंग की है अरे यार इसको तो कोई देखता ही नहीं होगा। दुनिया भर में रेस्पेक्ट और पकड़ उन्हीं लोगों की हुई है जिन्होंने अच्छे बिहेवियर से अपना नाम बनाया। फिजिकल एट्रीब्यूट्स कुछ घंटों के लिए आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सोना है वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट से नहीं बनती, वो आपके इनर एट्रीब्यूट से बनती है। उसको सुदृढ़ करें। जिंदगी में जो चीज़ नॉन मॉडिफाइबल है उसके पीछे ना भागें। कलर नॉन मॉडिफाइबल, हाइट नॉन मॉडिफाइबल, उसे सोच के क्या फ़ायदा। जो चीज़ मॉडिफाइबल है उसके बारे में सोचें, और मॉडिफाइबल चीज़ों को यदि आप मॉडिफाई करोगे तो आप बहुत आगे निकलोगे। हर आदमी, आप देखो अब दुनिया भर में जितने लोग जिनका नाम हुआ है अभी तक, मार्टिन लूथर किंग से लेके नेल्सन मंडेला से लेके महात्मा गांधी से लेके जिसका भी, विवेकानंद जी से लेके किसी का भी, वो लोग अपने पहनावे के लिए नहीं, अपने कलर के लिए नहीं, अपने हाइट के लिए नहीं, अपने विचारों से कारण जाने गए। तो विचारों को सुदृढ़ करो, विचारों में नयापन लाओ, विचारों को अच्छा बनाओ और खुद आगे बढ़ो, साथ में दो चार लोगों को आगे ले जाने की हिम्मत रखो। एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी आदमी में, क्योंकि कोई एंटरप्रेन्योर बने, हर आदमी लीडर है। यदि आपके अंदर 5 आदमी हैं तो भी आप लीडर हो, आपके अंदर 10 आदमी हैं तो भी आप लीडर हो। आप आप लोग जब कहीं ना कहीं रिक्रूट हो गए तो लीडर के रूप में रिक्रूट हो गए। आपके नीचे यदि आप अपना एक दुकान भी खोलोगे एज ए सीए, तो आपके नीचे 5 आदमी रहेंगे, 10 आदमी रहेंगे। एक चाय वाला होगा, एक सफाई करने वाला होगा, एक स्टेनो होगा, एक टाइप करने वाला होगा। आप लीडर हो। लीडर का काम होता है सबको साथ लेके चलना, हर आदमी के दुख को समझना। बहुत सारे इंटरवेंशन ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं, यदि उसका दुख को हम सुन भी पाते हैं तो उसका दिल हल्का होता है। मुझे बात पे प्राइड है कि दंतेवाड़ा में पुलिस में सुसाइड रेट्स इतने ज़्यादा हैं, सुसाइड और होमिसाइड में 10 साल में एक भी सुसाइड नहीं हुआ है, 10 साल एक भी होमिसाइड नहीं हुआ है। मैं जब फ्री रहता हूँ तो सारे कॉल उठाता हूँ, और बिजी रहता हूँ तो कोई नहीं उठाता। इक्वालिटी होना चाहिए लाइफ में, और सब पे पीछे जाता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। एक कांस्टेबल से लेके डीजी सर का फ़ोन हो, एक पार्षद से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन हो। आदमी को एक हम्बलनेस डेवलप करें अपने अंदर, दूसरा आदमी आपसे खुल के बात कर सके। देखिए, यदि आप एक नीचे वाले को 10% रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिटर्न में 5 गुना 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। यदि आप एक ऊपर वाले को रेस्पेक्ट देंगे तो उसको आप 50% रिस्पेक्ट देंगे तो आपको 10% देगा। क्या वही सेम नियम है? तो आप 10% पे क्यों भाग रहे हो? 50% को देखो। बड़े लोग हैं, उनसे मैं सेल्फी लेने के लिए परेशान होऊंगा, क्या फ़ायदा? बेचारे नीचे 10 लोग मेरे सेल्फी लेने आते हैं, खुश होते हैं, उसको इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, प्यार देते हैं। आपको एक पोजीशन पे आप हो कि जनता आपको प्यार दे पा रही है, लोग आपको मेंटर देख रहे हैं। ये सबको मौका ज़िंदगी में नहीं मिलता, वो मुकाम पाना पड़ता है। और बहुत ज़रूरी है कि अपना बिहेवियर इस तरह का रखें कि जिन लोगों की नज़रों में आज हम ऊपर हैं, उनकी नज़रों में हमें गिरना ना पड़े। क्योंकि एक बार हिमालय पे पहुंच जाना अच्छा है, हिमालय पे बने रहना बहुत मुश्किल है, और वहाँ से जब हम गिरते हैं तो बहुत पेनफुल होता है।
जिन लोगों ने सक्सेस देखी है, जब वो नीचे आते हैं तो आप उनसे पूछिए उन पे क्या बीतती है। कभी भी इसकी आदत ना डालें। जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उससे बचें। ये जो अपनी आदत है कि ये पोस्ट डाला, इसमें 8,000 लाइक, 10,000 लाइक, इतने इमोजी, मैंने बर्थडे पे विश किया, उसने विश नहीं किया। जब याद इस पे कीजिए, जब आपको ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़े, आप बीमार हो, तो कितने लोग सामने फ़ोन किया आपको कि यार तुम्हें ब्लड की आवश्यकता होगी तो मैं दूंगा। उस टाइम कितने लोग आए। दोस्ती तब मालूम चलता है कि लास्ट डे एग्जाम है, आपके नोट्स नहीं है आपके पास, आपने मांगा, उसने कहा मैं पढ़ लेता हूँ 1 घंटे में तुम दे दूंगा, तुम पढ़ लेना। वेब जो है सबसे इनसिक्योर चीज़ है। पहले अच्छा होता था, हम लोग वाले कैमरा से खींचते थे तो वो अलग रहता था, कभी जुड़ता ही नहीं था कंप्यूटर से। इसमें जो भी जानकारी है हमेशा पासवर्ड अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग रखें। लोगों की आदत है गूगल का भी सेम पासवर्ड, लिंक्डइन का भी सेम पासवर्ड, फेसबुक का भी सेम, कोई नया ऐप भी डाउनलोड कर लिया उसका भी वही पासवर्ड। एक ये भी आदत है, कहीं पे हुआ कि पहले शॉपिंग में 50% डिस्काउंट, तुरंत उसको डाउनलोड कर लिया। ऐप की कैसा ऐप है, ऑथेंटिसिटी देख के उसको डाउनलोड करें। सोशल मीडिया के लिए एक पासवर्ड रखें, ऐप्स के लिए एक पासवर्ड रखें, बैंक के लिए अलग पासवर्ड रखें। आपने सुना होगा लिंक्डइन का एक बार हैक हुआ था, जोमेटो का एक बार हैक हुआ था, करोड़ों पासवर्ड्स हो गए। लोगों ने सेम रखा, उनके सिस्टम में घुस के काफ़ी चीज़ें गायब हो गई। आजकल यदि आप गूगल का पासवर्ड किसी के पास आ जाएगा तो वो गूगल डैशबोर्ड से आपके फ़ोटो निकाल सकता है, वीडियो निकाल सकता है, लोकेशन निकाल सकता है, पूरे 10 साल में आप कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, कहाँ पे आपके कौन से फ़ोटोज़ हैं, कौन से आपके वीडियोज़ हैं। एक बार आपका जीमेल का पासवर्ड आपका गूगल डैशबोर्ड पे जाके देखना, इतनी सारी जानकारी है उसके बारे में। एक बार आपका पासवर्ड हैक हो गया, उस जानकारी के लिए ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन कर लेते हैं लोगों से। तो मोबाइल मशीन आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए है, मशीन आदमी की ज़िंदगी बन जाए ये गलत है। इसको उतना ही दें जितनी इसकी आवश्यकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर बहुत कम हो रहा है मशीन आने के बाद। छोटा बच्चा नहीं है, रोता है, घर वाले मोबाइल, बच्चा सो नहीं रहा है, मोबाइल, हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल। वो तो किस्मत अच्छी है, मैं उस युग में जन्म लिया जब मोबाइल ही नहीं था। 99 में जब मैं +2 किया तब मोबाइल आया इंडिया में। इतना बड़ा आता था उस टाइम, 36,000 40,000 का। तो मोबाइल नीड है आज के दिन में। 2G था हमारे टाइम, 3G 4G 5G, अब 6, आप लोग क्या ज़िंदगी जाते जाते 10G 12G तक पहुंच जाएंगे। ज़रूरत है, लेकिन आदमी देखो, मशीन कभी दुख नहीं बांट सकता है। मान लो बहुत दुखी हो तो क्या मशीन कुछ मदद कर पाएगा आपकी? इमोशंस, आदमी आदमी से बात करे, आदमी जानवर से बात करे, आदमी पौधों से बात करे। बिल्कुल, बहुत लोग डिप्रेस रहते हैं, पौधे लगाते हैं, वहाँ जाके पेड़ पौधे को ऐसे हिलाते हैं तो ऐसा लगता है बच्चे हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है। लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा दुखी है मोबाइल को ऐसे हिलाएगा तो उल्टे ये दुख के टाइम में अकेलापन को और बढ़ाएगा। बहुत अच्छा हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए हैं, लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। लेकिन जब भी किसी की, दूसरों की खुशी में जो खुशी लेना सीख ले, ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। प्रॉब्लम क्या है हमें, हम सुने अरे इसको तो 5 करोड़ का पैकेज मिल गया, उसी टेंशन में 5 दिन नींद नहीं आई अपने। अरे इसको 3 करोड़ की पैकेज लगी, 3 दिन नींद गायब हमारी। कुछ लोग बदमाश होते हैं, भला 1 करोड़ का मिलेगा 4 करोड़ लिखेंगे, चलो 4 दिन तो नींद गई हमारे दोस्तों की। फिर उस एक झूठ लिख दिया तो उसको छिपाने के लिए फिर अगला 30-40 साल उसको स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। अरे और दोस्त को बता दिया 4 करोड़ की पैकेज है मेरा, तो गाड़ी भी 50 लाख की खरीदनी पड़ेगी। तो आके दोस्त आ रहा है तो रेंट पे मंगवा रहे हैं गाड़ी। तो अरे एक से एक लोग हैं, वर्चुअल मीडिया में आदमी पागल हो जाता है। अब चलो बेल्ट खरीदनी है, 12 लाख की नकली बेल्ट मंगाओ 1200 वाली, उसको वो लग भी नहीं रही ठीक से, लेकिन चलो ब्रांड तो ऐसा है। वर्चुअल दुनिया से बचें, खुद में जिए, अच्छे दोस्त बनाएं, रेगुलर मिलें। पहले लोग होता था कि पार्क में बैठते थे, आजकल पार्क हो गया है दादा दादी नाना नानी पार्क, हमारे घर के अपोजिट है।
वो दादा दादी नाना नानी ही आते हैं, यूथ उससे बिल्कुल दूर हो गए। मैं उस दिन गया था जिम, वेट तो ज़्यादा है मेरा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखा जिम तो सेकंड फ्लोर पे जिम है, तो सब लिफ्ट से जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ जाके जिम में देखा टक साइकिलिंग मार रहे हैं, और घर से आ रहे हैं क्या ड्राइवर कार में, साइकिल ही खरीद लेते, थोड़ा नेचुरल साइकिलिंग भी कराते। बाहर साइकिलिंग करने में सम्मान का नुकसान, और जिम में साइकिलिंग करने में सम्मान। हम आर्टिफिशियल खुशियों की तरफ यदि भागते रहेंगे तो ज़िंदगी भर खुशी कभी नहीं मिलेगी हमें। हम ट्रेडमिल में फुल दौड़ रहे हैं, और हमें 100 मीटर जाना है तो हम पहले ड्राइवर को बुला रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर उतर रहे हैं। हम यदि नेचुरल सेटिंग्स पे काम करेंगे तो फिटनेस का एक अलग मज़ा रहेगा। अरे काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने एनवायरनमेंट देखा नहीं है, जिन्होंने कभी अपना खेत नहीं देखा, कभी गांव नहीं देखा। सब यदि आप जितनी डाइवर्स आपकी पर्सपेक्टिव होगी कि किसान क्या सोचता है, ट्रेडर क्या सोचता है, एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, मेंटल डेवलपमेंट होगा आपका। मैं जैसे इतनी जगह घूमता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, डेली कुछ ना कुछ लर्निंग है। जो आदमी ह्यूमन बिहेवियर को लर्न कर ले, ह्यूमन फीलिंग्स को लर्न कर ले, उससे ज़्यादा एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज दुनिया में कोई नहीं है। आप बात करें एक दूसरे से, समझें एक दूसरे को। समझने के लिए बहुत ज़रूरत है पेशेंट लिसनर होना। हर आदमी इंडिया में बोलना ही चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। और ये आदत बहुत ख़राब है। मैं जब अब ऐसा हो गया कि मैं कहीं बैठता हूँ स्टेज पे, तो पहला एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा, फिर मेरी बारी आती है, तो पेशेंस, अरे यार कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और जब खुद बोलने का मौका है तो अपने आगे वालों का नहीं सोचता कि 5वां 6ठा 7वां जो बोलेगा बेचारे में क्या बीत रही होगी। तो अपने ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं, यदि आप इलिटरेट से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना है, फार्मर से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना है, नेतागण से बात कर रहे हैं तो कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं तो कैसे करना है। जो आदमी ऑडियंस के साथ जुड़ नहीं पाएगा वो कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन पाएगा, कभी वो अच्छा वक्ता नहीं बन पाएगा। अब जो मैं यहाँ बोलता हूँ वही मैं गाँव जाके नहीं बोलता। और सबसे अच्छे स्पीकर की बात है, सभी लोग जगे हुए हैं, तो ये वक्ता के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है। दो हॉलमार्क है, यदि जनता जगी हुई है और जनता बातें नहीं कर रही है, इसका मतलब कि आप गुड स्पीकर है। और गुड स्पीकर कोई जगाते नहीं हैं, जनता जगी रहती है। फेलियर अपने अंदर ढूंढें। काफ़ी टीचर्स होते परेशान हो जाते हैं, अरे सब बच्चे सो रहे हैं मेरी क्लास में। सोचें प्रवीण सर, क्योंकि यदि हर चीज में आप अपने अंदर झांक के देखोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है, तो आप खुद को भी इंप्रूव करोगे, आप दूसरों से चिड़चिड़ाओगे भी नहीं। और क्योंकि आप देखो, खुद को एक आदमी को तो बदल नहीं पाते, हमें कमियां पता है, उसके बाद हम चाहते हैं सब बदल जाए हमारे लिए। खुद को बदलें, दुनिया बदलना आसान नहीं है। बाकी लंबा ना करते हुए, क्योंकि फिर 5 मिनट पूछेंगे सर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब ना कुछ क्वेश्चन तुम लोग की तरफ से पूछ दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो सर छोड़े ही नहीं है। हर फील्ड को बहुत अच्छे से पकड़ लिए हैं, हर फील्ड को इतना अच्छे से बताए हैं। लेना चाहोगे एक बूंद भी अगर ले लिया आप लोग इसमें से, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। सर सबसे पहले ये कॉमर्स की दुनिया है, कॉमर्स के लोग हैं और कॉमर्स के बच्चे यहाँ बैठे हैं, और आज पहली बार इस छोटे से कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए भी एनरिचमेंट है। कॉमर्स मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं सर से आया तो सर से पूछा, सर ये क्या कोर्स होता है, कितने दिनों का होता है, ये ऑनलाइन होता है, घर बैठे होता है, कॉलेज होता है, कैसा होता है। हर चीज़ आदमी को सीखने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सीख लोगे आज तो कहीं दूसरी जगह जाओगे तो फिर एक्सपर्ट की तरह बोलोगे, नहीं तो आप आधी अधूरी बात बोलोगे तो एक मैसेजिंग भी गलत जाता है। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा यंग जनरेशन है। आप लोग फ्यूचर हो इस कंट्री के, क्योंकि निश्चित रूप से अब मैं लेट 30s में आ गया हूँ, आप लोग 20s में हैं। तो रियल में जब आप लोगों का जन्म हुआ था तब मैंने मेडिकल MBBS में एडमिशन ले लिया होगा। मैं 99 का एडमिशन इंट्री बैच हूँ। तो एक जनरेशन 20 साल में कहते हैं कि आता है। नई जनरेशन को समझना और उनके साथ रेलिवेंट रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या है, जब हम एक जनरेशन ऊपर से बात करते हैं तो एक गैप नज़र आता है थिंकिंग में। हमें मान के चलना है, हम 80s बॉर्न एक हैं, मिलेनियम बॉर्न 2000 के आप लोग अलग हो, 2020 के बॉर्न हैं वो अलग होंगे। ज़िंदगी ऐसी ही है, नए नए जनरेशन्स आते हैं, नई गैजेट्स आते हैं, नई थिंकिंग आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया पर्सपेक्टिव आता है लाइफ का। लेकिन हमेशा बच्चों एक याद रखना, एक्सपीरियंस का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। जितने लोग हो सकता है नॉलेज में आपसे कम हो, लेकिन जिनके पास 20 साल 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ आप विनम्र रहोगे, सीखने की कोशिश करोगे। विनम्रता बहुत आप लोगों को फ़ायदा करेगी। जब हम लोग भी MD में एंट्री किए थे, हमें लगता था हम भी वही किताब पढ़ते हैं, हमारे कंसल्टेंट भी वही किताब पढ़ते हैं, हम तो अभी जहाँ पढ़ते हैं वो तो पढ़ते भी नहीं हैं। हम मरीज को अच्छा देख लेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है, नया ऊर्जा भी रहता है। लेकिन समय के साथ हमने सीखा कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है। यदि आप सीनियर के साथ बैठोगे, सम्मान उनको दोगे, तो वो जो सिखलाई आपको मिलेगी वो कभी किताबों में नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें किताबों से अलग है। आप एनर्जी कहाँ से लाते? इतनी एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है और एनर्जी कहाँ से लाते? क्योंकि आज के कई यूथ को देखता हूँ, जैसे सवेरे से ऐसा लगता है बुझा हुआ चेहरा न जाने। तो ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है? देखो, मैंने पहले कहा सबसे बड़ा एनर्जी का कारण होता है सक्सेस। आप देखोगे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, बड़े बड़े नेता को, बड़े सक्सेस जो है, जब आपके लोगों की अपेक्षाएं आपके साथ रहती है, वो खुद एनर्जी देती है। इसीलिए आप लोग उस लेवल पे पहुंचो कि आप हजारों लाखों लोगों के लिए कुछ कर सको। और एनर्जी ऐसी चीज़ है कि इस जो उम्र है एनर्जी वाली, इसी में यदि हम निगेटिविटी रखेंगे, और समय बहुत कीमती चीज़ है, समय कभी लौट के नहीं आता। यदि आपको लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट क्लास आए, सो रहे हैं, तो फिर आए ही क्यों? ये अटेंडेंस लेके क्या हो जाएगा? जो समय आपने व्यर्थ किया, मेरा हमेशा मानना है कि यदि हमारे MBBS में होता था जो क्लास, मुझे लगता था कि मैं वहाँ कुछ सीख नहीं पाऊँगा या आज मन नहीं है, दूसरे से प्रॉक्सी मरवा देता था। कम से कम जाके समय वहाँ व्यर्थ करूँगा। टीचर ने बुलाया, सच बोला कि भाई मैं तो लेट पढ़ा हूँ मैडम, उठ नहीं पाया। लेकिन अरे डिसिप्लिन है, टाइम पे उठना भी चाहिए। जब पुलिस फोर्स में आए तो डिसिप्लिन आया। आप घंटे बदल नहीं सकते। हर आदमी को 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए, 3-4 घंटे रिलैक्स करना ही चाहिए, नहाना धोना बाकी काम करना। 12 घंटे बचते हैं। हर प्रोडक्टिव आदमी को 12 घंटे में कम से कम 10 घंटे ऑफ प्रोडक्टिव वर्क दिन भर में करना ही चाहिए। मैंने कहा यदि आप रात को फीडबैक लोगे दिन भर में, तो आप खुद एनर्जाइज होगे कि मैंने इतने घंटे व्यर्थ कर दिया। आपको सोचना चाहिए, आप 4 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तब आप ये रिजल्ट दे रहे हो। यदि आप 10 घंटे देते तब क्या होता? और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आप टाइम दोगे तो रिजल्ट आएगा, और यदि गुमान में रहोगे दुनिया में। अभिषेक पल्लव जी कह रहे हैं कि 8 घंटे 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, 2-3-4 घंटे रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन मैं तो जब देखता हूं और मैं आज जो अनुभव करता हूं, मुझे तो ये लगता है कि अभिषेक पल्लव जी कभी शायद 8 घंटे नहीं सोते होंगे, जिस तरीके से शहर को आप आगे लेकर के चल रहे हैं। मेरी बात है, मैं डॉक्टर था, वो भी इमरजेंसी सर्विसेज थी, तो यहाँ भी इमरजेंसी सर्विसेज है। मेरी एक आदत है, भगवान ने एक अच्छी आदत दी है कि मुझे, जैसे कुछ लोग यदि कंटिन्यूस स्लीप ना हो तो वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, उनको रिलैक्स फील नहीं करते।
मेरा क्या है, रात में भी कुछ फ़ोन आया, उठाया। हो सकता है देश का पहला एसपी होऊंगा जिसने अपना पर्सनल नंबर, बात एकदम सही चीज, पूरे दुनिया को मैंने पब्लिक कर दिया। और कोई बिहार, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उड़ीसा, असम का व्यक्ति भी मुझे फ़ोन करता है। मुझे मालूम है पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, उनकी पुलिस में मदद कर सकती है, लेकिन तब भी मैं उनकी बात सुनता हूँ। सुनने से उनका दिल हल्का होता है, कुछ छोटे एडवाइस दे सकता हूँ, उससे उनको फ़र्क पड़ता है। यदि लोग इतनी अपेक्षाएं से आपकी तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा ना, भगवान बहुतों को ये मौका नहीं देता कि आप ह्यूमन रेस के लिए कुछ कर पाओ। बहुत लोग तो परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, भगवान इतनी क्षमता नहीं देता। यदि आप कितने लोगों के लिए कर पा रहे हो, तो आपको वो जो ऊर्जा है ना, जो एक बार आपको एफिलिएशन की बात आ जाए, जनता का प्यार मिलने लग जाए, तो वो ऊर्जा अलग होती है। सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पहले कहा ना आपको कि जब आपको लगता है कि लाइफ में आपका एक मिशन में के लिए काम कर रहे हो, आप एक, मेरी वाइफ बोलती है आप सरकार में हो, आपको मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा आप इतने फॉलोअर्स क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने कहा मैं किसी को बढ़ाता नहीं हूँ, लोग कारवां बढ़ता जा रहा है ना। मतलब आपने ना हम सबको पहले ही खास बना दिया है, इसलिए बना दिया है क्योंकि पहले जिसके पास एसपी का नंबर होता था वो खास, मतलब बहुत बड़ा आदमी होता था। हम सबके पास आपका नंबर है, पूरा है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब अभिषेक पल्लव जी के अंदर कोई निगेटिविटी आती है या कोई ऐसी परेशानी या कोई मतलब मन थोड़ा वो होता है, तो उससे कैसे आप बाहर निकलते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों के बारे में तो मैं बात करूँगा। देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप पॉजिटिव हैबिट्स रखते हो तो आपको बुरे समय में मदद करता है। पता है, टांग टूट गई थी, नियर ब्रेकअप मान लें, वो हो गया। तो सब साथ में हुआ। 2 साल बेड पे रहना कोई आसान बात नहीं। 250 टाँके लगे हैं, स्टिचेज लगे हैं मुझे। यदि आपने अच्छी हैबिट्स रखी है, रीडिंग की आपकी हैबिट्स है, वो पढ़ लो। म्यूजिक से आपको इंटरेस्ट है, म्यूजिक कर लो। आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, मेडिटेशन हो गया, रिलीजन हो गया। हर आदमी को कोई ना कोई हैबिट ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिससे आदमी को सुकून मिले। और यदि आप नेगेटिव कंपटीशन नहीं रखते हो तो हमेशा आप खुश रहोगे। बैचमेट 6 महीने आगे निकल गए, चलो अच्छा है। ज़िंदगी क्या पता, कोई 60 जिएगा, कोई 65 जिएगा, कोई 70 जिएगा, कोई अभी निपट जाएगा बाहर जाते ही नहीं। अगला पल किसने देखा है? हम डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी को भगवान की ताकत पे भरोसा होना चाहिए, जो इटर्नल फोर्स है। वो यदि आप इटर्नल फोर्स को मानोगे तो आपके अंदर वो ईगो नहीं आएगा। आप ब्रह्मांड का 0.00001% भी नहीं जानते हैं। कल को नहीं पता कौन सा गोला कहाँ से आए, पृथ्वी पे लग जाए, पृथ्वी साहब आउट हो जाए। हम खुश हैं कि हमने 5G 6G 7G कर लिया, हमें खुश हो गए, हमने एटॉमिक बना लिया, आर्सेनल बना लिया। वहाँ से गोला आएगा, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा गोला, मारता हुआ लेता हुआ चला जाएगा सबको। वहाँ हो सकता है ब्रह्मांड में कोई बड़ी ताकतें होंगी, हम चींटी की तरह होंगे उनके सामने। तो कभी भी गुरूर ना लाएं, जो मौका मिले उसको यूटिलाइज़ करें, अपने करियर एडवांसमेंट में करें, सभी लोगों को साथ लेके चलें। भगवान ने हो सकता है आपको मौका दिया, आप अच्छे परिवार में जन्म लिए, घर वालों ने इतनी सोच रखी है कि आप एक बेसिक लेवल पे आए। कल मैं गया था, एक लड़की जो 10th में 3rd रैंक लाई है, 7th रैंक लाई है। उसके बेटे, उसके फादर 302 के ये में जेल में है 4 साल से। 9 भाई बहन हैं वो। आज में सब बाकी भाई बहन सब नशा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो एडवर्सिटी में आके आगे निकलते हैं, हमें उनका भी कदर होना चाहिए। क्या बात। क्योंकि मैं फॉर्चुनेट था, मेरे फादर इतना ध्यान देते थे, सब चीज़ें थी। उसके बाद उनका सोचिए, तो भगवान ने जो आपको अपॉर्चुनिटी दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए। भगवान ने पहला जो दिमाग दिया है आपको, उन बच्चों का सोचिए मेंटल रिटार्डेशन के साथ आते हैं, ऑटिज्म के साथ आते हैं। यदि भगवान ने आपको इंटेलेक्ट दिया है और उसके बाद भी आप कम बुद्धि वालों की तरह हरकतें कर रहे हो, तो जो भगवान का रिवार्ड है वो कब पनिशमेंट में कब बदल जाए पता नहीं चलेगा। क्या बात है।
आज के यूथ के लिए सिंगल लाइन में मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, नए नए शब्द लाए हैं पता नहीं कहाँ से, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और ऐसे और बहुत सारे, बहुत अलग अलग डिक्शनरी में शब्द हैं सर। और रीजन क्या रहता है नहीं मालूम, रीजन इनको भी नहीं मालूम रहता है किस वजह से ये डिप्रेशन में है। देखिए, हाँ, इमोशन। देखिए इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बालिकाओं में होते हैं, बालकों में होते हैं। ये उम्र ऐसा होता है जब हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। हर आदमी को लगता है मैं तो कर लूँगा। किसी का एक्सीडेंट हुआ और लगता है अरे उसका गाड़ी का ब्रेक अच्छा नहीं होगा, डिस्क ब्रेक नहीं होगा, आंखों का रिफ्लेक्स अच्छा नहीं होगा, मैं तो सब अच्छा हूँ। तो हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर रहता है। बच्चों के अनड्यू एक्सपेक्टेशन होते हैं। प्रॉब्लम होता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मीट नहीं करती है। हमने कभी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं तो हमारे एक्सपेक्टेशन तो ऊपर रहेंगे। यदि हम शुरू से देते जा रहे हैं मॉक टेस्ट और 100 में हमें 10, 12, 15 आ रहे हैं, तब एग्जाम में 25 भी आएगा तो अच्छा लगेगा क्योंकि हमेशा मॉक टेस्ट डिफिकल्ट होता है मेन टेस्ट से। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम खुद को यदि फीडबैक सही नहीं दे पाए, कोई अच्छे दोस्त रहे जो हमें बताएं, और फीडबैक सुनने की ताकत हम डेवलप करें। यदि किसी ने फीडबैक दिया तो अरे वो जल्दी होगी मेरे से, वो तो परेशान होगी, मुझे परेशान करना चाहती है एग्जाम के पहले, मुझे डीमोटिवेट करना चाहती है। हम कड़वा सच सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। यदि हम रियलिटी सुनने की ताकत रखें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें। अब मेरे अंदर भी जब आता है, जब थोड़ा गुमान आ जाता है, कुछ लोग लिखते हैं सर ये गलत है, तो तुरंत आदमी रजिस्टेंट हो जाता है, नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा। जब हमारी कोई चीज़ होती है जैसे इमोशनली हम लेडन रहते हैं, कहते हैं डॉक्टरी में कभी भी अपने रिलेटिव का हम ऑपरेशन नहीं करते क्योंकि उसमें इमोशनल रहते हैं, सही जजमेंट नहीं ले पाते हैं। वही चीज़ हम अपनी चीज़ में कोई कुछ बोले तो हमें तुरंत ख़राब लगता है। तो बहुत ज़रूरी है हम सही जो रियलिटी से हम टच में रहें, कुछ अच्छे दोस्त बना के रखें, कुछ अच्छे हैबिट बना के रखें। अपने इमोशनल कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस, कि हम अपने इमोशंस को पहले खुद ही समझें। क्या है क्या बात है। एक है हम दुखी हैं, हम दुखी हैं सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं, तो दो इमोशन एक साथ आ गए, एक दुखी और दूसरा घबराहट। हम घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि हम दुखी हैं। ठीक है, दुखी है तो घबराना क्यों? दुख आया है, दुख चला जाएगा। किसके लाइफ में दुख नहीं आया? बहुत लोग दुख दिखाते नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके ज़िंदगी में दुख होगा। किसी के पर्सनल, किसी के सोशल, किसी के प्रोफेशनल, किसी के बच्चे गड़बड़, किसी के पति गड़बड़, किसी की पत्नी गड़बड़, किसी के पेरेंट्स गड़बड़, किसी के आसपास वाले गड़बड़, कुछ नहीं तो दिमाग में गड़बड़ी। हर आदमी परेशान है। तो कभी भी जब भी कोई आपके साथ आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, एक जगह बैठो, हेल्प सीकिंग करो, कुछ लोग अच्छे दोस्त, पेरेंट्स को अपनी बात बताओ। ऐसा कोई दुख नहीं जो बांटने से ना बटे। और पेरेंट्स से अच्छे वेल विशर दुनिया में हो नहीं सकते। इवन जब 80-85 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनके पास भी आप अब मान लो कोई, मैं देखता हूँ मेरी दादी हैं वो 85 साल की हैं, मेरे फादर जो हैं वो 60 के हैं। जब फादर भी परेशान रहते हैं तो दादी आके उनको कंसोल करती हैं, क्योंकि फादर खुद ही 60 साल के हो गए। पेरेंट्स किसी भी उम्र के हों, पेरेंट्स की जो दुनिया में जो उन्होंने पेरेंट्स की कदर नहीं करी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बताओ, जब भी दुखी हो पेरेंट्स के पास जाए। ऐसा कोई पेरेंट नहीं देखा मैंने आज तक जिसने बच्चे को गलत एडवाइस दी हो। कोई पेरेंट नहीं देखा मैंने। पति दे सकते, पत्नी दे सकते, बच्चे दे सकते, कभी पेरेंट्स दे ही नहीं सकते। सभी फॉर्चुनेट हो जब तक छत्र छाया में आप पेरेंट्स के हो। जाओ, अपनी बात रखो, अपनी बात बताओ। काफ़ी बार रोने से अपने हल्का हो जाता है आदमी। काफ़ी बार अपनी, जब तक आप बात कहोगे नहीं किसी को, आपके अंदर वो गुमार चलता रहेगा, तो वो कहीं ना प्रेशर कुकर की तरह है, प्रेशर बढ़ते जाएगा, कुकर तो फटेगा ही कभी ना कभी। हर जगह रिलीज वाल्व चाहिए। और ये रिलीज वाल्व, प्रेशर कुकर का जो प्रेशर वाल्व होता है ना, वो वाल्व क्या है आपका? मेडिटेशन है, रिलीजन है, म्यूजिक है, आर्ट है, रीडिंग हैबिट है, जहाँ पे आप ढाल के वो समय निकाल पाते हो। यदि आप प्रोफेशनल, यदि आप लोगों से डिस्कस करोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यदि आप खुद भी सोचोगे कि ये लाइफ में ये चीज़ है, ये चीज़ हो गया है, जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता। इसके आगे क्या, 1 2 3 4 5 मुझे क्या करना चाहिए,
बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशंस को समझो। हाँ, मैं उदास हूँ, किस कारणों से हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्या इतना उदास रहना सही है इस चीज़ के लिए? मैं भी फेल हुए तो 9 लोग और फेल हुए हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं, तो आदमी को भी मज़े करने का मन करेगा। क्योंकि कोई ज़िंदगी में अकेला थोड़ी होता है आदमी। आप आसपास दुखी लोगों को देखोगे ना तो आपका दुख कम हो जाएगा। जब आप दुखी होते हो तो ऐसे लोगों को देखो जिनको बुद्धि कम है, मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो भी कितना अच्छा कर रहे हैं। जिनके त्राही हो गई है, दोनों पैर कट गए हैं, वो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि आप उन लोगों का सोचोगे तो आपको अपना सब दुख कम लगेगा। दुखी लोगों को जो दुनिया में परेशान लोग हैं उनको आप देखोगे। और बहुत ज़रूरी है कि एवरीथिंग विल पास। जो समय है, ना अच्छा समय रुकता है ना खराब समय रुकता है, हर समय पार हो जाता है। आदमी को खराब समय झेलना चाहिए और वेट करना चाहिए अच्छे समय का। जो खराब समय को बहादुरी से निकालते हैं, अच्छा समय उनका इंतजार कर रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, हमने आपसे जो बात सीखी कि एक्सेप्टेंस, जो आपने जितने अच्छे से बताया वो इमोशनल पार्ट, शायद मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, जिसको आपने बताया कि मैं जब बोलता हूं तो उसमें मुझे कई बार एस को एफ बोलता हूं। कोई शायद इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर इतनी शिद्दत से, इतनी मोहब्बत से, इतने इमोशन से इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा जितने अच्छे से आपने इन बातों को बताया। और जब आप बोलते हैं तो उसमें एक जादू है सर, एक मैजिक है। लेकिन जितनी बेबाकी से बोलते हैं, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का रोल मॉडल कौन है? छोटी ज़िंदगी रही है मेरी, लेकिन मैंने महात्मा गांधी और विवेकानंद 2 लोगों को काफ़ी डेप्थ में पढ़ा है मैंने। क्योंकि मैं जिस फैमिली में था, राइट विंग फैमिली थी, तो क्योंकि बिहार में दंगे भी काफ़ी हुए थे, काफ़ी लोग पार्टीशन से इम्पैक्ट हुए, मेरे ग्रैंडफादर थे, तो हमेशा बातें किया करते थे। आरएसएस पृष्ठभूमि भी थोड़ी रही है। लेकिन जब मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, मैंने कहा ना, आप किसी भी बड़े व्यक्ति जिनको लोग बड़ा मानते हैं, किसी एक आदमी को उठाओ और पढ़ो उसकी ज़िंदगी के बारे में, एक अलग आपको सुकून मिलेगा। उनमें आप पढ़ोगे कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों को कैसे झेला, उन्होंने परेशानियों को कैसे झेला। यदि आप लर्न करना चाहोगे, दोनों में रोल मॉडल रहे हैं। विवेकानंद जी का मैं इसलिए नाम लेता हूँ कि जब भारत यूएस जाके जब उन्होंने बोला तो पूरी दुनिया ने उनको, और आप देखेंगे जितने बड़े बड़े साधु हुए हैं यूएस में, आप जाइएगा वो सारे आपको बड़े इंडियंस मिलेंगे। जितने बड़े डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, वो इंडियंस मिलेंगे। हमें कभी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। जो इस धरती सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया में जो है, यदि कहीं नोन है तो भारत की सभ्यता है। हमें प्राउड हेरिटेज है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आदमी अपनी मिट्टी पे प्राइड ना रख पाए। यदि हम मिट्टी को जिसमें जन्म लिए, जिसने हमें बड़ा किया, यदि उसी पे हम प्राइड नहीं रख पाएंगे तो ज़िंदगी में हमेशा हम एक निगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे। आज वो बहुत ज़रूरी है। और पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाते हैं। क्लास 1 में रहते हैं, मतलब 5th का बच्चा कितना बड़ा है, वो कितना स्मार्ट है। 5th पे पहुँचता 10th वाला बड़ा है, 10th पहुँचते हैं 12th वाला बड़ा है, हेड बॉय बनेंगे। 12th आता है, अरे वो ग्रेजुएशन में 1st ईयर में आ गए, वो 3rd ईयर वाला कितना अच्छा है। वहाँ गए, अरे वो पीजी किया हुआ कितना अच्छा है। वहाँ बन गए प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर कितना अच्छा है। प्रोफेसर हो गया, उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया, कोई पूछ ही नहीं रहा हमें। लाइफ ऐसी ही है। हम आगे का इतना सोच के परेशान होते हैं ना, जहाँ पे हैं हम खुश रहें, हम बेस्ट करने की कोशिश करें, हम एक रोल मॉडल बने बाकी बच्चों के लिए, उन सब बच्चों को आगे बढ़ाएं। यदि आपको कोई, आप देखेंगे उन्हीं लीडर्स का रेस्पेक्ट हुआ है जिसमें लोगों ने अपनापन दिखा है। यदि एक व्यक्ति को लगेगा कि ये लीडर मेरे लिए कंसर्न रखता है और जिसने लीडरशिप स्किल्स गेन नहीं करी, वो लाइफ में कभी टॉप ऑफ द एक्लोन नहीं पहुंच सकता। टॉप ऑफ द एक्लोन नॉलेज से नहीं पहुंचते, एक आदमी को जोड़ने से पहुंचते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी से जोड़ते हैं। और एक बार आप सभी को मैं आशा रखता हूं कि आप लोग आने वाले समय में टॉप लीडर्स बने। क्या बात है। थैंक यू सर। कॉमर्स के सीए प्रवीण बापना जी आपके साथ खड़े हैं, सीए केतन ठक्कर जी हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिट्ठू जी हैं, सीए में अदिति गंगवानी जी हैं, अविनाश कौर जी यहाँ पे पूरी जो चीज़ों को, कम्युनिकेशन को देखती हैं वो हैं, और इसके अलावा पीयूष जोशी जी आज बिलासपुर में हैं, अमित सर बिलासपुर में हैं। तो मैं और कॉमर्स की दुनिया के हम सब जो यहाँ अभी लगभग 70 बच्चे घुस घुस के बैठे हैं, तो हम सब सर निश्चित तौर से आज का दिन
हम याद रखेंगे। और सर लकली किस्मत वाले हैं कि आज का दिन भी 11 मई है, 11 को शुभ माना गया है। और वहां पे आपकी जो आज मैं इसमें इतनी सारी चीजें मैं अपने लिए लेके जा रहा हूं, शायद सब लोग लेकर जाएंगे और सब लोग सीखेंगे। जितनी बेबाकी से, जितनी खूबसूरती से आपने बातें रखी, कॉमर्स की दुनिया, कॉमर्स के हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और कुछ नहीं तो जोरदार क्लैपिंग से आपको